हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट वेक्टर। वेक्टर में आज अपन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। याद है लास्ट लेक्चर में मोर देन टू वेक्टर कैसे ऐड किया जाता है, साथ साथ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था और प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर भी पढ़ा था। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में याद करो तो अगर देखा जाए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में कम्यूटेटिव लॉ कैसे फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ कैसे फॉलो कर रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो आज मैंने बोला था प्रॉब्लम करेंगे उसी पे कि अगर मोर देन टू वेक्टर है या टू ही वेक्टर है किस तरीके से ऐड करते हो, किस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो ध्यान देना, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या देखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर गिवन, विच पेयर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कांट बी एडेड टू गिवन और रिजल्ट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे चार पेयर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर होगा जो ऐड करने पे रिजल्ट 13 सेंटीमीटर नहीं देगा। अब ये ध्यान देना, ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको बताऊं, देखो ध्यान से कि अगर दो वेक्टर ए है और क्या होता है यहाँ पे बी, ध्यान से समझना है। यहाँ पे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या होते हैं बच्चे, सेम डायरेक्शन में, तो याद रखना है यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है। तो याद रखना है यहाँ पे आर जो रिजल्टेंट होता है ना वो मैक्सिमम आता है। मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, मैक्सिमम। उसका वैल्यू क्या होता है, तो ए वेक्टर प्लस क्या होता है यहाँ पे बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस क्या होता है यहाँ पे बी वेक्टर। ये किसका वैल्यू बोल रहा हूँ, तो ध्यान देना यहाँ पे अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम आता है, और सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो इनको ऐड करने का मेथड ही ऐसे होता है। समझ में आ रहा है ना, या आप पैरेलल वेक्टर बोल रहे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा यहाँ पे सेम, और सेम रहेगा तो एंगल क्या आएगा 0, और एंगल 0 आएगा तो डायरेक्ट मींस क्या होता है यहाँ पे कि मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आएगा मैक्सिमम होगा। अच्छा ये 0 पे आ रहे हैं। दूसरा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, बात समझ आ रहे हैं, सेकेंड पॉइंट ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट तो मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्स कब होगा, और मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है। यहाँ पे दो वेक्टर है ए और बी, जब दोनों क्या होते हैं यहाँ पे पैरेलल, ए और बी क्या होता है यहाँ पे पैरेलल है, तो याद रखना है यहाँ पे थीटा क्या रहेगा 0, दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा 0। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आता है वो दोनों को एज सच ऐड कर दिया जाता है और रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर ए का डायरेक्शन इधर को है और बी का डायरेक्शन इधर को है, अब समझो यहाँ पे बात, देखो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम था तो इसको ऐड करने का तरीका ऐसे होता है कि ए वेक्टर और फिर क्या होता है यहाँ पे बी वेक्टर, दोनों को एक ही जगह पे शिफ्ट करके दिखा दो, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब डायरेक्शन सेम होने के कारण एंगल तो अपन ने 0 लिया। यहाँ पे देखो एक का डायरेक्शन इधर को है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, मीन्स क्या होता है यहाँ पे अपोजिट वेक्टर है। कैसा है ये, अपोजिट वेक्टर है। अगर अपोजिट वेक्टर होगा, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, अगर ये अपोजिट वेक्टर होगा तो ध्यान देना ए वेक्टर को इधर दिखा सकते हो और बी वेक्टर को ऐसे दिखाओगे कि नहीं। देखो यहाँ पे अपोजिट वेक्टर को क्या कर सकते हो आप, समझो यहाँ पे ये मैं थीटा भी हटा रहा हूँ, इन दोनों को ऐड किया सेम डायरेक्शन होने के कारण। यहाँ पे कैसे ऐड करोगे, तो एक को इधर दिखा दो, एक को इधर दिखा दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ए को, क्योंकि ए का डायरेक्शन इधर को है, बी का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे इस साइड। अब दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा 0। पास समझ आ रहे ना। और बताया था कि जब थीटा का वैल्यू 180 होता है तो याद रखना रिजल्टेंट मिनिमम होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, मिनिमम, उसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे a माइनस बी, ए माइनस क्या होता है यहाँ पे b। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे अगर ये चीज आपको पता है कि मैक्सिमम दोनों को ऐड करके देखा जाता है रिजल्ट, और मिनिमम क्या होता है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी करो, समझ आ रहा है ना, 13 नहीं आना चाहिए, 13 नहीं आना चाहिए। तो रिजल्टेंट किसके बीच में लाइज करता है, अब ये सवाल होता है। आपको तो कोई वेक्टर है, मान लो ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, ये ए और ये बी है, ये एंगल क्या होता है यहाँ पे थीटा। अगर ये बी यहीं पे आ जाए, जैसे ये कंडीशन है, तो क्या होगा 0 एंगल होगा, और ये ऐसे हो जाए बी, यहां से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाए 90 हो जाएगा, यही भी यहाँ पे मूव करके इधर को आ जाए 180 होगा। कहने का मतलब बी जो होगा 0 से लेके 180 तक क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, करें 0 से 180 तक। तो अगर 0 से 180 तक थीटा का रेंज होगा, कहने का मतलब रिजल्टेंट तो 0 से 180 के बीच में होना चाहिए बच्चे, 0 से 180 के बीच में। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा
वो 0 से 180, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो या तो आर मैक्स के या आर मिनिमम के दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये चीज समझ में आया हो तो आप चाहे लगे तो नोट भी कर लेना साथ साथ। अब समझाता हूँ यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड क्या है। पहले लेकिन ये चीज समझ में आएगी तभी ये समझ में आएगा जो मैंने यहाँ पे समझाया। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट मान लो आर है, रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे आर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब बच्चे आर मैक्सिमम, और ये लेस यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे ए माइनस बी। याद रखें इन्हीं जो रिजल्ट होगा दोनों वेक्टर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वो इन रेंज में लाइज करेगा, इस मैक्सिमम से इस मिनिमम तक। अब देखो कौन कौन इसको फॉलो कर रहे हैं। मैं फर्स्ट लेता हूं। देखो फर्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर का वैल्यू, अब देखो फर्स्ट में ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4 प्लस 16, समझ में आ रहा है ना। और a माइनस बी फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा तो 16 माइनस 4, क्योंकि ग्रेटर मान लेना 16 को और 4 को लेस मानना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे ये आ रहा है यहाँ पे 12, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 20। अब देखो यहाँ पे 13, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में है कि नहीं, ध्यान से समझना। क्या ये 13 12 से तो ज्यादा है और 20 से क्या होता है यहाँ पे कम है। तो कोई भी एंगल यहाँ पे आ सकते हैं। 13 इससे पता चल रहा है कि हाँ होगा 12 से ज्यादा या इक्वल, लेकिन 20 से कम। ये समझ में आ रहा है क्या। तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि बोल रहा डिस्प्लेसमेंट कांट बी एडेड। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे। अगर ये समझ में आ गया हो तो दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं अपन, क्या वो हो सकता है क्या। अब दूसरे ऑप्शन को देखो ऐड करके सोचो। पहले सबसे पहले ऐड करके 13 से ज्यादा होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करके या तो 13 के इक्वल हो या तो लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करके कितना 20 प्लस 7 और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके 20 माइनस 7। अब ये वैल्यू किसके बराबर आ रहा है तो तुरंत हमें समझ में आ रहा है ये वैल्यू कितना हो जाएगा 13, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 27। और मैंने बताया था ये इक्वल और किसके बराबर होना चाहिए 13 के, या तो ये जो 13 आना चाहिए ना, ये तो बोल रहे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 13। तो देखो ये 13 आ रहा है इक्वल तो है और 27 क्यों 13 से ज्यादा है, कहने का मतलब ये भी फॉलो कर रहे हैं, ऐड किया जा सकता है या इस रेंज में आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, तो किसी भी एंगल पे हो सकता है। अब तीसरा सोचो यहाँ पे, ये तो बी पार्ट है, ए पार्ट बच्चे समझा दिया था। सी पार्ट सोचो, सी पार्ट को ऐड करोगे 1 प्लस 15, तो ध्यान देना ये कितना हो जाएगा तो समझ में आता है यहाँ पे 16। अब ये ग्रेटर और इक्वल टू किससे होना चाहिए 13 से, बट इसको सब्सट्रैक्ट करके देखना। यहाँ पे 15 माइनस 1, क्या ये यहाँ पे जो 14 आ रहा है कि नहीं, रिजल्ट कितना आ रहा है 14, क्या ये 14 13 से लेस है, नहीं है ना। क्या ये 14 13 से लेस है, क्या नहीं है। कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू तो 14 आ रहा है, मैक्सिमम 16 आ रहा है, और मिनिमम कितना आना चाहिए यहाँ पे 13 के या तो इक्वल या तो 13 से कम आना चाहिए। मिनिमम जो होता है 13 से या तो कम आए या तो क्या होता है 13 के इक्वल आए, 13 से ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना ये कांट बी एडेड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब डी ऑप्शन क्या होगा ये सोचो जल्दी से, डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं जल्दी से ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मैं एक एक ऑप्शन समझा रहा हूँ कि ये इस रेंज के बीच में लाइज कर रहे हैं। डी ऑप्शन देखे बच्चे तो क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 और दूसरा क्या होता है 8। अब देखो यहाँ पे 8 माइनस 6 करके चेक करो और इधर यहाँ पे 8 प्लस 6। अब ये कितना आ रहा है तो यहाँ पे 14, ये कितना आ रहा है 2। क्या इन दोनों के बीच में लाइज कर रहे हैं क्या, देखो 13 2 से बड़ा है, 14 क्या होता है यहाँ पे देखा जाए तो 13 0, मतलब 13 14 से छोटा है। तो यहाँ तो ये रेंज फॉलो कर रहे हैं, ये रेंज फॉलो कर रहे हैं। सी ऑप्शन ये रेंज फॉलो नहीं कर रहा था, दैट्स व्हाई कैन नॉट बी एडेड। ये दो वेक्टर ऐसे होते हैं कैन नॉट बी एडेड यहाँ पे किसी भी एंगल पे। तो ध्यान देना इस चीज को यहाँ पे नोट कर लो, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट ना। अब देखना यहाँ पे दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। सेकेंड प्रॉब्लम इसी तरीके से रहेंगे और से आगे की भी प्रॉब्लम कुछ अलग तरीके से नहीं है, असल में ऐसे ही प्रॉब्लम होंगे। अब उनको किस तरीके से अपन ट्रीट करेंगे ये चीज देखना है आपको। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होंगे उनको किस तरीके से यहाँ पे ट्रीट करना है उसको देखते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि आज जितना भी होगा पूरा पॉइंट बस ये ध्यान देना कि रेंज समझो आप,
कभी भी वेक्टर को ऐड मतलब दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ऐड करने का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन या किसी एंगल पे हो सकता है। बात सुन, 180 को भी ऐड ही बोला जाता है, सब्सट्रैक्शन में समझाया था इस बात को, समझ में आ रहे ना। अपोजिट मतलब नेगेटिव साइन लगा के ऐड कर सकते हो, वो तो सब्सट्रैक्शन ही हो गया ना ऑलरेडी। याद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैं लेता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर इफ, ध्यान देना यहाँ पे, इफ ए वेक्टर, ध्यान से समझना है यहाँ पे, ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ए मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो, मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी यूनिट वेक्टर। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड, इस तरीके से भी प्रॉब्लम आता है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अब ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे अगर प्रॉब्लम आए तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान देना यहाँ पे। ये देखो ये क्या है, याद हो तो ए प्लस बी वाला फॉर्म याद आ रहा है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हो तो क्या होता है रिजल्ट, तो ध्यान देना बच्चे, यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे 2ab cos थीटा, राइट ना, ठीक है। और a माइनस बी, अब ध्यान देना यहाँ पे a माइनस बी अगर करते हैं तो क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये वेक्टर का एडिशन होता है, ये वेक्टर का सब्सट्रैक्शन होता है, बस यहाँ पे मॉड लगा देना। तो मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें। वैसे भी अपन ने ये लिखा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो देखते हैं यहाँ पे इस वैल्यू की जगह पे मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट। अच्छा एक चीज और ध्यान देना जल्दी से, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हमेशा याद रखना 1। अगर कभी भी यहाँ पे कैप लिखा है, ए कैप, उसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से बी कैप, इसका भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। तो ध्यान देना यहाँ पे इस फॉर्मूले को अरेंज कर रहा हूं यहाँ पे, और इसको सॉल्व करके समझाता हूँ रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे थीटा का, दोनों के बीच के एंगल क्या आ रहा है। तो ध्यान देना ए और प्लस बी का क्या हो जाएगा, तो रूट लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर, पास में आ रहा है प्लस 2ab cos थीटा, राइट ना। इधर क्या होता है इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab cos थीटा। कैसे लिखा, तो देखो ए वेक्टर माइनस क्या होता है बी वेक्टर वाला फॉर्म यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेक्टर लगा है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर, वो अभी सॉल्व कर लेंगे, वो टेंशन मत लेना है यहाँ पे। लेकिन देखो इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं फॉर्म। आगे ध्यान देना है यहाँ पे, जहां पे ए लिखा है वहां पे उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखना होगा 1, बी के प्लेस पे क्या लिखना होगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैप लगाया है, क्या लगाया है कैप, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे ये चीज कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 ही बचेगा, 2 इंटू 1 इंटू 1, और इधर भी होता है cos थीटा। इधर देखो यहाँ पे दूसरे साइड, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे cos थीटा, राइट ना। अब ध्यान देना ये कितना आएगा, तो ये ध्यान देना यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, राइट। और इधर क्या होता है यहाँ पे रूट 2 माइनस 2 cot थीटा, और दोनों साइड रूट है, स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 2 cos थीटा, इधर क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस 2 cos थीटा। अब क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट लगे तो हटा दो, ब्रैकेट यहाँ पे हटा दो, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना तो समझ में आ जा रहा है। अभी तो एकदम से 8 या 7 स्टैंडर्ड के बच्चे तो हो नहीं, आप 11th में हो, ये सारी बातें तो समझ में आ रही है। भाई स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे रूट हट गया। अब ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये 2 क्या होगा कैंसिल, ये कितना बचेगा 2 cos थीटा, और इधर क्या बचेगा माइनस 2 cos थीटा। अब ये माइनस 2 cos थीटा इधर जाएगा तो 2 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, राइट ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 0। अब ये तो cos 0 किसका वैल्यू है, ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या आ रहा है यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्या आ रहा है बच्चे cos थीटा इज इक्वल टू 0।
तो मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि cos थीटा cos 90 है, ये चीज जीरो किस पे आता है 90 पे, cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना 90, और थीटा का मतलब क्या होता है तो मैंने ऑलरेडी समझाया है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी यही तो फाइंड करना था, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसको भी नोट करना जल्दी से, वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से इसको भी नोट कर ले। ध्यान रहे प्रॉब्लम जो वेक्टर पे होता है, अगर आपको समझ में वेक्टर अच्छे से आ गया, ऐसे आपको तो मैं भी मतलब जब 11th-12th में था तो वेक्टर उतने अच्छे से समझ में नहीं आया था, दोबारा से इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रट लिया था एकदम से, जो मतलब ट्रूथ है वही बोल रहा हूँ मैं आपको, बट आप रटो मत, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हो अच्छे से बेहतर है, बात समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझो तो ये चीजें आसान है, ठीक है। और सेकेंड टाइम मैंने अच्छे से पढ़ा था, देन समझ में आया कि हाँ बहुत ये सारी चीजें टफ नहीं होती है, चीजों को फिजिक्स में कितना अच्छे से चीजों को समझ रहे हो और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम कितना कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमेशा याद रखना, ये ज्यादा मैटर करता है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा कितने अच्छे से, और कॉन्सेप्ट जो भी समझ में आया उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपने कितना लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूं, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दे रहे यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ, ध्यान से समझना है यहाँ पे ए वेक्टर और वो भी यूनिट वेक्टर, ध्यान देना यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर माइनस क्या दे रखा है यहाँ पे बी यूनिट वेक्टर, समझना है यहाँ पे, इज इक्वल टू √2, इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे √2, देन कैलकुलेट, अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, तो यहाँ पे बोल रहा है देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए यूनिट वेक्टर, और क्या होता है यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा √3 बी यूनिट वेक्टर, समझना है यहाँ पे ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो बच्चे यहाँ पे क्या दे रखा है, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर मॉड में और √2 दे रखा है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा अभी समझाया था, ये क्या हो जाएगा a² प्लस क्या होता है b² माइनस क्या होता है 2ab और क्या हो जाएगा cos थीटा, इसका वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा √2 ही रहेगा। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट लगा, कैप लगा है, तो मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड यूनिट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 × 1 × 1 और क्या होता है यहाँ पे cos थीटा, और इधर क्या होता है यहाँ पे √2। अब क्या होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो √2 हट जाएगा और ये 1 + 1 2 आ जाएगा -2 cos थीटा, और इधर भी क्या आ रहा है यहाँ पे 2, ये तो आ रहा है ना बच्चे। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 2 कैंसिल, तो -2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, राइट ना, यही आएगा, तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा तो ये cos किसका वैल्यू है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो cos 0 किसका, cos 90 का, cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 90। अब देखो एंगल पता हो गया तो ये चीज सॉल्व करना आसान है, ए और बी के बीच में एंगल मालूम हो गया तो ये चीज सॉल्व करना आसान है। अब ध्यान देना यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है, a कैप प्लस क्या होता है √3 b कैप। अब ये ध्यान देना इसको क्या लिखेंगे, तो रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे a² प्लस क्या होता है यहाँ पे ये पूरा वैल्यू, तो √3 और b कैप, तो b ही लिख दो यहाँ पे, b का होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a, b के प्लेस पे √3 और ये क्या होता है यहाँ पे b, cos कितना हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है 90। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे यूनिट लगा है तो यहाँ पे 1 आएगा a के प्लेस पे, b के प्लेस पे भी, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 बचेगा, b के प्लेस पे 1 रखोगे तो क्या होता है 3 × 1, तो 1 ही मतलब √3 × 1 √3 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये चीज ध्यान देना ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा क्या होगा 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू ध्यान देना यहाँ पे cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, ध्यान दो cos थीटा कितना आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं, चाहे लगे तो यहाँ पे cos थीटा आता है, cos थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 0, तो डायरेक्टली 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे 1 + 3, तो ये क्या आता है यहाँ पे √4 का मतलब कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 2 यूनिट इसलिए लगा रहे हैं कि ना तो सेंटीमीटर ना ही मीटर में ऐसा कुछ दिया है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे यूनिट लिख रहे हैं। तो आपको बताओ यहाँ पे वेक्टर के बेस पे
3 प्रॉब्लम भी हमने किया और देखा होगा थोड़ा और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेक्टर की प्रॉब्लम आते कैसे हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके बाद के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसको नोट करना।